एक तरफ है रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी, और वो बहुत जोर शोर से एक चेतावनी दे रहे हैं। हाँ, कि अमेरिकी डॉलर का अंत बस आ ही गया है। बिल्कुल। वजह ब्रिक्स देश मतलब ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और अब कुछ नए सदस्य भी, हाँ। वो सब मिलकर सोने पर आधारित एक नई मुद्रा ला रहे हैं। नाम भी बताया जा रहा है यूनिट। ये सुनने में किसी फाइनेंशियल थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसा लगता है। बिल्कुल। एक बहुत बड़ा मतलब ग्लोबल इकोनॉमिक बदलाव। और फिर दूसरी तरफ पूरी खामोशी है। हाँ, सरकारों की तरफ से, सेंट्रल बैंकों की तरफ से जो आधिकारिक बयान आते हैं वो तो बिल्कुल अलग कहानी सुनाते हैं। सही कहा। एक तरफ तूफान की भविष्यवाणी है और दूसरी तरफ मौसम विभाग कह रहा है कि आसमान साफ है। बिल्कुल। और इसी विरोधाभास के बीच आज हम गहराई से उतरने वाले हैं। हमारे पास टाइम्स नाउ का एक लेख है जो इन दोनों तस्वीरों को एक साथ रखकर देखने की कोशिश करता है। अच्छा। तो आज का हमारा मकसद यही समझना है कि इस खबर में सच्चाई कितनी है और कितना सिर्फ सनसनीखेज प्रचार है। देखिए, ये मामला अटकलों और आधिकारिक नीति के बीच के फर्क को समझने का एक बेहतरीन उदाहरण है। असल मुद्दा, जैसा कि स्रोत में भी जिक्र है, डी डॉलराइजेशन का है। मतलब डॉलर पर निर्भरता कम करना। ये तो हो रहा है। हाँ, ये तो सच है। लेकिन ये कैसे होगा, कब होगा और उसका स्वरूप क्या होगा, असली बहस और अटकलें इसी पर हैं। तो चलिए स्रोत के तथ्यों पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले उस आवाज पर ध्यान देते हैं जो सबसे ज्यादा शोर मचा रही है, रॉबर्ट कियोसाकी। स्रोत में सीधे तौर पर उनका हवाला दिया गया है। वो सिर्फ संभावना नहीं जता रहे बल्कि पूरे आत्मविश्वास से कह रहे हैं, अमेरिकी डॉलर को अलविदा कहो। ये बहुत बड़ा बयान है और ये समझना जरूरी है कि उनकी आवाज में इतना वजन क्यों है। हाँ, रिच डैड पुअर डैड के लेखक हैं। बिल्कुल, शायद पर्सनल फाइनेंस पर दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक। जब वो कुछ कहते हैं तो लाखों लोग सुनते हैं। और उनकी सलाह भी बहुत सीधी है। लेख के मुताबिक वो सोना, चांदी, बिटकॉइन, ईथर, इन सब में निवेश करने को कह रहे हैं। हाँ, मतलब ऐसी संपत्ति जिसमें किसी एक देश की सरकार का नियंत्रण ना हो। और उनकी चेतावनी तो और भी डरावनी है। लेख में लिखा है, अमेरिकी डॉलर बचाने वाले सबसे बड़े घाटे में रहेंगे। ये तो सीधी सीधी लोगों की बचत पर हमले जैसा है। जब कोई इतना बड़ा वित्तीय लेखक ऐसा कहता है तो लोगों के मन में एक डर पैदा होता है। हाँ। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या उनकी ये घोषणा ब्रिक्स की किसी आधिकारिक योजना पर आधारित है, या ये बस उनका अपना विश्लेषण है? बिल्कुल। यहीं हमें अटकलों और तथ्यों के बीच एक लकीर खींचनी होगी। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जैसे ही लेख कियोसाकी का ये दावा हमारे सामने रखता है, वो तुरंत उसका खंडन भी कर देता है। स्रोत में साफ लिखा है कि किसी भी ब्रिक्स देश ने ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। सोस इस बात पर जोर देता है कि वरिष्ठ अधिकारियों ने बार-बार कहा है कि निकट भविष्य में ऐसी कोई साझा मुद्रा की योजना नहीं है। एक तरफ अटकलों का बाजार है, दूसरी तरफ राजनीतिक हकीकत। बिल्कुल, अटकलों का बाजार तो भावनाओं पर चलता है। लेकिन अफवाहें अक्सर किसी चिंगारी से ही भड़कती हैं, और इस मामले में चिंगारी काफी बड़ी थी। आप उस तस्वीर की बात कर रही हैं? हाँ, वो ब्रिक्स बैंक नोट वाली बात। लेख में इसका जिक्र है। हाँ, वो तस्वीर जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था। बिल्कुल। लेख बताता है कि 2024 में कजान समिट में रूसी राष्ट्रपति पुतिन की एक प्रोटोटाइप नोट के साथ तस्वीर खींची गई थी। और जरा सोचिए, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। सही बात है। जब दुनिया का एक इतना शक्तिशाली नेता, जो पश्चिम का आलोचक भी है, किसी नई मुद्रा के नमूने के साथ तस्वीर खिंचवाएं, तो ये देखने में बहुत ठोस सबूत लगता है। लोगों को लगेगा ही कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ा पकड़ा है। लेकिन अधिकारियों ने बाद में साफ किया कि वो नोट पूरी तरह से प्रतीकात्मक था। हाँ, मतलब किसी नई मुद्रा के जल्दाने का संकेत नहीं था। ये एक बहुत जरूरी जानकारी है जो दिखाती है कि कैसे प्रतीकों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। या शायद जानबूझकर उन्हें ऐसे पेश किया जाता है कि उनके कई मतलब निकले। हो सकता है। तो ये नोट सिर्फ एक विचार था, लेकिन अगर मकसद एक नई मुद्रा बनाना नहीं था, तो फिर ये सारी चर्चा किस दिशा में जा रही है? लेख में यूनिट का जिक्र है। और यहीं पर हमें बारीकी से समझने की जरूरत है। देखिए, लक्ष्य रातों रात डॉलर की जगह लेने वाली एक नई वैश्विक आरक्षित मुद्रा बनाना नहीं है। वो तो लगभग असंभव होगा। हाँ, स्रोत बताता है कि वे एक सोने से जुड़े भुगतान तंत्र यानी गोल्ड लिंक्ड पेमेंट मैकेनिज्म पर शोध कर रहे हैं। अच्छा। तो यहाँ ध्यान देने वाला शब्द मुद्रा नहीं बल्कि भुगतान तंत्र है। बिल्कुल। तो ये एक तरह से वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में एक प्लान बी बनाने जैसा है कि अगर मुख्य हाईवे बंद हो जाए तो आपके पास एक वैकल्पिक रास्ता हो। आपने बिल्कुल सही समझा। ये डॉलर को बदलने के बारे में कम और उसके पैरेलल एक सिस्टम बनाने के बारे में ज्यादा है।
विचार ये है कि अपने सोने के बड़े भंडार का इस्तेमाल करके भू राजनीतिक जोखिम को कम किया जाए। ये देशों को एक दूसरे के साथ व्यापार करने का एक और रास्ता देगा, खासकर जब मौजूदा सिस्टम पर प्रतिबंधों का खतरा हो, जैसे रूस के मामले में हुआ। बिल्कुल। और इसी विचार को पुतिन का एक बयान और मजबूत करता है, जिसका जिक्र लेख में है। हाँ, 2024 के शिखर सम्मेलन वाला बयान। हाँ, उन्होंने कहा था कि लक्ष्य डॉलर को अस्वीकार करना नहीं, बल्कि उसके हथियारीकरण मतलब वेपनाइजेशन का मुकाबला करना है। ये अपनी बात रखने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है, क्योंकि ये चर्चा का केंद्र ही बदल देता है। ये इसे आक्रामक से हटाकर रक्षात्मक पर ले आता है कि हम अपना बचाव कर रहे हैं। सही बात। हम एक नई व्यवस्था इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि हम मौजूदा व्यवस्था को नष्ट करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मौजूदा व्यवस्था का इस्तेमाल हमारे खिलाफ हथियार की तरह हो रहा है। और लेख में इसका और विस्तार किया गया है। स्थानीय मुद्राओं में व्यापार, गैर स्विफ्ट भुगतान प्रणालियां। हाँ, मतलब एक ऐसी आर्थिक संरचना बनाना जो एक तरफा प्रतिबंधों से सुरक्षित हो। पुतिन का बयान भी बहुत सीधा है। हाँ, लेख में उनके हवाले से कहा गया है, हम डॉलर को अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वे हमें इसके साथ काम नहीं करने देंगे तो हम क्या कर सकते हैं? हमें दूसरे विकल्प तलाशने होंगे। मतलब ये हमारी पसंद नहीं, मजबूरी है। बिल्कुल। वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को सही ठहराने का एक बहुत ही चालाक तरीका है। तो एक तरफ महत्वाकांक्षा है और दूसरी तरफ वास्तविकता, और लगता पुतिन भी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। लेख में उनके ये कहने का उल्लेख है कि जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, और वो इसकी वजह बताने के लिए एक बहुत सटीक उदाहरण देते हैं, यूरो का। अच्छा। वो बताते हैं कि जब यूरो पेश किया गया था तो कुछ सदस्य देश आर्थिक रूप से तैयार नहीं थे, जिससे यूरोजोन के भीतर लंबे समय तक तनाव पैदा हुआ, जैसे ग्रीस, इटली और जर्मनी के बीच। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बिंदु है। ये दिखाता है कि ब्रिक्स देश इस काम में आने वाली चुनौतियों से वाकिफ हैं। वे यूरोपीय संघ की गलतियों से सीखना चाहते हैं। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। यूरो से तुलना करना मतलब ये मानना कि ये काम कितना मुश्किल है, और उसमें दशकों लग सकते हैं। और यूरो बनाने वाले देश तो भौगोलिक और राजनीतिक रूप से एक दूसरे के बहुत करीब थे। ब्रिक्स के साथ तो ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल। तो वो चुनौतियां क्या हैं? स्रोत में कुछ का जिक्र है। हाँ, लेख में 3 प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख है। पहली है तरलता की कमी, मतलब लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स। इसे सरल भाषा में समझाएंगे? हाँ, मतलब इस नए सिस्टम के एटीएम में पर्याप्त कैश नहीं होगा। एक तरह से हाँ, किसी भी नई मुद्रा या भुगतान प्रणाली को चलाने के लिए खरबों डॉलर के बराबर की पूंजी चाहिए होती है। आप रातों रात इतनी बड़ी लिक्विडिटी पैदा नहीं कर सकते। और दूसरी चुनौती सीमा पार समन्वय के मुद्दे। 5 या 10 अलग अलग देशों के बैंकिंग कानूनों और वित्तीय नीतियों को एक साथ लाना है बहुत बड़ा सिरदर्द है। ये सिर्फ नियमों की बात नहीं है, ये तो राजनीतिक व्यवस्थाओं का भी टकराव है। हाँ, एक लोकतंत्र जैसे भारत और एक राज्य नियंत्रित प्रणाली जैसे चीन का वित्तीय पारदर्शिता जैसे मुद्दे पर एक मत होना, ये तो लगभग असंभव लगता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यह हमें तीसरी और शायद सबसे बड़ी चुनौती पर लाता है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका जैसी अलग अलग संरचना वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक एकीकृत प्रणाली बनाना। अच्छा। जरा सोचिए, चीन एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर है, उसका लक्ष्य निर्यात बढ़ाना है। और भारत एक सर्विस और टेक्नोलॉजी आधारित अर्थव्यवस्था है। अब ब्राजील और रूस काफी हद तक कमोडिटी और ऊर्जा निर्यातक है, सबकी जरूरतें अलग हैं। मतलब एक जूता सबके पैर में कैसे फिट हो सकता है? ठीक, यही समस्या है। एक साझा मुद्रा का मतलब होता है एक साझा मौद्रिक नीति। एक ब्याज दर जो चीन के लिए अच्छी हो, वो भारत के लिए विनाशकारी हो सकती है। तो ये सिर्फ एक तकनीकी नहीं, बल्कि एक गहरी राजनीतिक और आर्थिक गुत्थी है। बिल्कुल। और इन देशों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं भी तो हैं। चीन अगली महाशक्ति बनना चाहता है, भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्ता बनाए रखना चाहता है। इन सबको एक साझा मुद्रा पर सहमत कराना एक बहुत बड़ी राजनीतिक चुनौती भी होगी। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? हमने शुरुआत की थी एक सनसनीखेज भविष्यवाणी से, अमेरिकी डॉलर को अलविदा। एक तत्काल क्रांति की तरह, जैसे एक रात में दुनिया बदल जाएगी। बिल्कुल। लेकिन स्रोत जो आधिकारिक बयानों और व्यावहारिक चुनौतियों पर आधारित है, वो एक बहुत ज्यादा जटिल और धीमी प्रक्रिया की तस्वीर पेश करता है। ये किसी एक नई मुद्रा के बारे में कम और एक बहुध्रुवीय वित्तीय दुनिया की ओर धीरे धीरे खिसकने के बारे में ज्यादा है। यही मुख्य बात है। प्रचार एक घटना के बारे में है, एक नई मुद्रा का अचानक लॉन्च होना, जबकि हकीकत एक प्रक्रिया के बारे में है।
डॉलर पर निर्भरता कम करने की प्रक्रिया। हाँ, धीरे धीरे सावधानी से वैकल्पिक प्रणालियों का निर्माण करना। ब्रिक्स देश फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। वे यूरो जैसे पिछले मुद्रा संघों से मिले सबक को ध्यान में रख रहे हैं। वे एक मजबूत इमारत बनाना चाहते हैं, न कि ऐसा ढांचा जो पहले ही झटके में ढह जाए। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है क्योंकि ये वैश्विक व्यापार के नियमों को बदल सकता है। ये सिर्फ सरकारों के लिए नहीं, बल्कि उन भारतीय कंपनियों के लिए भी मायने रखता है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करती हैं। भविष्य में उन्हें शायद डॉलर के अलावा दूसरे विकल्पों में भी लेन देन करना पड़े, जिसके अपने फायदे और जोखिम होंगे। ये स्रोत हमें एक बहुत ही जमीनी और यथार्थवादी दृष्टिकोण देता है, लेकिन ये एक सवाल छोड़ जाता है जो सिर्फ तथ्यों के बारे में नहीं बल्कि धारणा के बारे में है। सवाल ये है कि अफवाह की अपनी ताकत क्या होती है। आप कहना चाहती हैं कि भले ये सच ना हो, पर क्या सिर्फ इसका डर ही कोई असर पैदा कर सकता है? हाँ बिल्कुल, भले ही एक ठोस ब्रिक्स मुद्रा अभी दूर की कौड़ी हो, लेकिन इसके सच होने का लगातार और व्यापक विश्वास, जिसे कि कियोसाकी जैसे लोग हवा दे रहे हैं, मौजूदा वित्तीय प्रणालियों में भरोसे को आज कैसे प्रभावित कर रहा है। अच्छा, क्या सिर्फ एक मजबूत विकल्प की लगातार चर्चा ही मौजूदा व्यवस्था में धीरे धीरे छोटी छोटी दरारें पैदा करने के लिए काफी है? ये सोचने वाली बात है।